Hello friends, welcome to my channel राधे कृष्ण नर्सिंग एकेडमी। आई होप यू ऑल वर डूइंग वेल। ये जो लेक्चर्स जो मैं आपको करवा रही हूँ, यहाँ पर जो है वो आपको जो अपकमिंग एग्ज़ाम है आरआरबी का जो एग्ज़ाम है हमारा नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के लिए, उसकी प्रेपरेशन हो रही है। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं हमारे क्वेश्चन की सीरीज़ के साथ। तो आज क्वेश्चन देखिए, हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर मिल्क इजेक्शन। ठीक है, तो मिल्क इजेक्शन जो एक ब्रेस्ट फीडिंग मदर होती है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं लैक्टेटिंग मदर। तो अगर एक लैक्टेटिंग मदर होती है जो बच्चे को ब्रेस्ट फीड कर रही है, तो उसके ब्रेस्ट से जो मिल्क इजेक्ट होता है वो किस हार्मोन के उसमें इफेक्ट में होता है। ठीक है, ऑप्शंस देख लीजिए, प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोसिन, एडीएच और इंसुलिन। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है हमारे पास दैट इज़ द ऑक्सीटोसिन। ठीक है, तो मिल्क इजेक्शन के जो है वो ऑक्सीटोसिन की वजह से होता है। प्रोलैक्टिन जो है वो मिल्क सिक्रीशन के लिए है। ठीक है, मिल्क सिक्रीशन। एडीएच जो है हमारे पास एंटी डायरेटिक हार्मोन होता है विच इज़ ऑल्सो नोन एज वैसोप्रेसिन। ठीक है, तो ये हमारे पास जो वो वाटर बैलेंस को मेंटेन करने के लिए, ब्लड प्रेशर को, सोडियम लेवल, ठीक है, किडनी की फंक्शनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इंसुलिन जो है वो हमारे पास पैनक्रियास सिक्रीट करता है इंसुलिन हार्मोन। ठीक है, और ये जो है वो कन्वर्ट करता है ग्लूकोज को इन द ग्लाइकोजन की फॉर्म में। ग्लूकोज का लेवल ब्लड में मेंटेन करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इंसुलिन की। ठीक है, इन डिटेल अगर आपको जानना है ये हमारे पास जो है प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन हार्मोन का इम्पैक्ट मिल्क सिक्रीशन और इजेक्शन के लिए, तो आप मेरे चैनल पर जो है वो वीडियो कंप्लीट सुन सकते हैं। मिल्क रिफ्लेक्सिस, ठीक है, ब्रेस्ट फीडिंग का उसमें जो है वो रिफ्लेक्सिस होंगे। तो जो रिफ्लेक्सिस है उसमें जो है वो आपको कंप्लीट साइकिल बताई जाएगी, प्रोलैक्टिन रिफ्लेक्स और ऑक्सीटोसिन रिफ्लेक्स जो है कैसे मिल्क सिक्रीशन और मिल्क इजेक्शन की साइकिल होती है मदर की बॉडी में। ठीक है, हार्मोन का जो इम्पैक्ट है वो कैसे होता है, वो सब उसमें कंप्लीट आपको मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच सेल एक्ट्स एज अ फैगोसाइटिक। ठीक है, तो फैगोसाइटिक जो नेचर होता है, फैगोसाइटोसिस जो प्रोसेस होता है, ठीक है, तो फैगोसाइटिक जो नेचर है यहाँ पर वो कौन से सेल का है, कौन फैगोसाइटिक की तरह जो है वो एक्ट करता है। मोनोसाइट, थ्रोम्बोसाइट, मैक्रोफेज एंड आरबीसी। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, जो मोनोसाइट हमारे पास है ये हमारे पास डब्ल्यूबीसी की सेल के टाइप्स में आते हैं। ठीक है, और जो मैक्रोफेजेज हैं ये भी डब्ल्यूबीसी की सेल्स के टाइप्स में आते हैं। रेड ब्लड सेल्स हैं हमारे पास और प्लेटलेट्स हैं। ठीक है, थ्रोम्बोसाइट्स को हम क्या कहते हैं, प्लेटलेट्स हैं ये हमारे पास। ठीक है, जो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो फैगोसाइटिक जो एक्ट करता है दैट इज़ द मैक्रोफेजेस, मैक्रोफेज एक्ट करता है। ठीक है, ये हमारे पास जो है डब्ल्यूबीसी सेल्स होते हैं जो बेसिकली किल करते हैं जो भी फॉरेन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हमारी बॉडी में होते हैं और रिमूव करते हैं उनके डेड सेल्स को। ठीक है, बॉडी से। तो ये इस तरीके से इनका जो है वो पूरा एक्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो फॉरेन पार्टिकल जो बॉडी में एंटर होता है, ठीक है, फिर इसका पूरा यहाँ पर जो है वो फ्यूज़न होके इसका पूरा रिएक्शन करके इसको स्मॉल फ्रैगमेंट्स में डिवाइड करके फिर बॉडी से जो है वो एक्सक्रीट कर देते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेजर प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम प्रेजेंट इन द पैनक्रियाटिक जूस। ठीक है, तो पैनक्रियाटिक जूस में जो मेजर प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम होता है वो कौन सा है, पैप्सिन, ट्रिप्सिन, डाइपेप्टिडेज एंड अमाइनो पैप्टिडेज। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ द ट्रिप्सिन। ठीक है, ये पहले बहुत बार हम कर चुके हैं, मैंने बहुत बारी चीज़ें पिछले क्वेश्चंस में काफ़ी बार रिपीट हुआ है सभी एंजाइम्स के बारे में, इनकी ब्रेकडाउन कैसे होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम जो होता है पैनक्रियाटिक जूस में जो मेजर है दैट इज़ द ट्रिप्सिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द लाइफ स्पैन ऑफ अ स्पर्म इज। ठीक है, तो स्पर्म का जो लाइफ स्पैन है वो कितना होता है, 48 to 72 आवर्स, 24 to 48 आवर्स, 12 to 24 आवर्स एंड 0 to 12 आवर्स। ठीक है, तो यहाँ पर जो है जो स्पर्म जो है जब एंटर करेगा फीमेल की बॉडी में, ठीक है, तो वहाँ पर अगर इसको एग को फ्यूज़ करना है, ठीक है, तो इसका जो लाइफ स्पैन है कितना टाइम तक जो फीमेल की बॉडी में एग को फ्यूज़ करने के लिए जो है वो इसका जो पीरियड है लाइफ स्पैन है, ठीक है, वो कितना टाइम तक रहेगा, दैट इज़ 48 to 72 आवर्स। ठीक है, अगर उतना टाइम में जो है उसको एग अवेलेबल होता है तो वो उसको जो है वो पेनिट्रेट करके फ्यूज़ कर देता है। ठीक है, और वहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कॉन्जेनाइटल अब्सेंस और क्लोजर ऑफ अ नॉर्मल बॉडी और फेस और ट्यूबुलर ऑर्गन इज कॉल्ड। ठीक है, तो अगर हमारे पास कॉन्जेनाइटली मीन्स बाय बर्थ ही हमें कुछ इस तरीके का डिफेक्ट देखने को मिल रहा है जिसमें कोई नॉर्मल बॉडी की कोई ओपनिंग है, ठीक है, कोई भी ओपनिंग हमारी बॉडी की कोई नॉर्मल ओपनिंग है या कोई ऐसा है जिसका
ट्यूब की तरह कोई स्ट्रक्चर है, ठीक है। बट वो कॉन्जेनेटली ऐसा दिखा है कि उसका जो क्लोजर है, ठीक है, तो उसका जो क्लोजर है जो उसका वो प्रॉपर नहीं हुआ है, ठीक है, तो वो क्लोज हमारे पास अच्छे से नहीं हुआ। कॉन्जेनेटल अब्सेंस और क्लोजर ऑफ अ नॉर्मल बॉडी ऑरिफाइस, ठीक है, या कोई ट्यूबुलर ऑर्गन है उसका, ठीक है, तो कोई ओपनिंग है तो उसका भी कॉन्जेनेटली जो है वो अब्सेंट है कि उसकी क्लोजनिंग नहीं हुई है, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, फिस्टूला, एट्रेजिया, हर्निया एंड स्टीनोसिस, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो राइट आंसर दैट इज द एट्रेजिया, ठीक है, कॉन्जेनेटल अब्सेंस और क्लोजर ऑफ अ नॉर्मल ऑरिफाइस और अ ट्यूबुलर ऑर्गन, ठीक है। तो कोई भी हमारे पास जो है कोई ट्यूबुलर ऑर्गन जैसे ये हमारे पास है तो उसका कॉन्जेनाइटल जो है वो पहले से ही, जैसे बेबी बाय बर्थ जो है वो डिलीवर होता है तो उसका जो है वो जो यहाँ पर जो नॉर्मल ऑरिफाइस वैसे देखने को नहीं मिलता, तो उसका क्लोजर जो है वो कॉन्जेनाइटली ही वैसा बना हुआ है, ठीक है। इसका जो है वो मैं अगर आपको एग्जाम्पल बताऊँ तो हमारे पास जैसे होता है ट्रेकियोएसोफेजियल फिस्टूला एंड एसोफेजियल एट्रेजिया, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो एसोफेगस है और आगे चल के ये एसोफेगस है, ठीक है, और यहाँ पर जो है वो हमारा आगे स्टमक होता है। तो ये यहाँ पर जो है वो दिस इज द एट्रेजिया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, कॉन्जेनेटली अब्सेंस ऑफ क्लोजर ऑफ नॉर्मल बॉडी ऑरिफिस और ट्यूबुलर ऑर्गन का जो है वो प्रॉपर्ली ये फॉर्मेशन नहीं हुई है, तो ये क्या हो गया, एट्रेजिया है, ठीक है। फिस्टूला क्या होता है, अगर हमारे पास ये ट्रैकिया है और एसोफेगस है तो ये आपस में कनेक्ट कर गए, अब नॉर्मल कनेक्शन हो गया इनका आपस में, ठीक है, दिस इज अ फिस्टूला, ठीक है। हर्निया क्या होता है, जैसे हमारे पास अम्बलाइकल हर्निया है, कोई किसी चीज़ का कोई वीक मसल्स हैं वहाँ से कोई प्रोट्रूजन हो रहा है, ठीक है। और स्टिनोसिस क्या होता है, स्टिनोसिस जैसे हमारे पास हार्ट में जो वेल्व्स होते हैं उनकी स्टिनोसिस होती है, ठीक है। तो हमारे पास जो है वो वेल्व्स अगर होते हैं तो उनमें वहाँ पर उनका जो है वो लेयर्स इस तरीके से वहाँ पर हो जाते हैं कि वो पूरा ब्लॉकेज हो जाता है, ठीक है। तो वो ये सभी इन वर्ड्स का मीनिंग था। तो नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द नर्स इज टू एडमिनिस्टर एन आयरन इंजेक्शन टू एन एडल्ट, हाउ शुड दिस बी एडमिनिस्टर, ठीक है। तो कोई किसी एक एडल्ट को जो है किसी नर्स ने जो है वो आयरन का इंजेक्शन जो है वो एडमिनिस्टर करना है, तो कैसे करेंगे, ठीक है। सबक्यूटेनियस देंगे आर्म में, इंटरडर्मल देंगे फो आर्म में, या आईएम देंगे डेल्टॉइड में, और आईएम देंगे ग्लूटियल मसल्स में, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर दैट इज द आईएम जी ट्रैक ग्लूटियल मसल्स में देंगे, और मैं इसका आपको डायग्राम दिखा देती हूँ। ग्लूटियल मसल्स हमारे पास जो है वो बटक्स पे होता है, तो इसको हम जो वो अगर डॉर्सो साइड से देंगे तो डॉर्सो ग्लूटियल हो जाएगा, अगर वेंट्रल साइड से देंगे तो वेंट्रो ग्लूटियल है, ठीक है। तो इस तरीके से है, ये हमारे पास इंजेक्शन की साइट है, तो हम आयरन का इंजेक्शन इस साइड पर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द स्टूडेंट प्रिपेयर्स टू एडमिनिस्टर बक्कल मेडिकेशन, ठीक है, जो हम बक्कल मेडिकेशन देते हैं पेशेंट्स को, ठीक है, तो वो देना है, बट वो रखनी कहाँ है, मेडिसिन कहाँ रखनी है, ऑन द क्लाइंट स्किन, स्किन पर उसको रख दो, बिटवीन द क्लाइंट्स चीक्स एंड गम्स, तो उसके माउथ में उसके चीक्स और गम्स के बिटवीन, ठीक है, अंडर द क्लाइंट्स टंग, टंग के नीचे रख दो, या ऑन द क्लाइंट्स कंजक्टाइवा, ठीक है, तो वहाँ रख दो। तो इसका जो राइट आंसर दैट इज द ऑप्शन बी, क्लाइंट का जैसे उसका माउथ ओपन करेगा तो यहाँ पर ऐसे टंग होगी हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास चीक्स हैं और ये उसके गम्स हैं टीथ के, ठीक है, तो इसके बीच में हम यहाँ पर उसको प्लेस कर देंगे फॉर द फास्ट अब्जॉर्प्शन, फास्ट रेट्स इसके हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन द ग्रीफ प्रोसेस, ठीक है, कभी किसी का कोई लॉस हो जाता है, ठीक है, किसी लॉस किसी भी टाइप का हो सकता है, ठीक है, कोई किसी की चीज़ की कोई किसी का डेथ हो जाती है किसी की फैमिली में, ठीक है, तो किसी को फिजिकल पर्सन को लॉस हुआ है, या किसी को फाइनेंशियल लॉस हुआ है, ठीक है, या किसी को कोई कुछ रिजल्ट्स हैं एग्जामिनेशन कुछ उस तरीके का, ठीक है, फेलियर उसने फेस किया अपनी लाइफ में, तो उस तरीके का कोई ग्रीफ है, और उसको जो ग्रीफ का जो प्रोसेस है उसमें जो स्टेटमेंट देता है इंडिविजुअल, स्टेटमेंट का आप स्टेटमेंट यहाँ पर सुन लीजिए, स्टेटमेंट सच एज नो, दिस कैन नॉट बी ट्रू, नहीं ये जो बात है वो सच नहीं है, दिस इज़ नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। तो जब कोई ऐसी स्टेटमेंट देता है तो वो कौन सा स्टेज ऑफ ग्रीफ प्रोसेस में आएगा, ऑप्शंस आप देख लीजिए, डिनाइल, एक्सेप्टेंस, एंगर एंड बार्गेनिंग, ठीक है। तो ये जो वर्ड्स हैं वो कैसे इंडिकेट कर रहे हैं, नो दिस कैन नॉट बी ट्रू, ये सही नहीं है और ये पॉसिबल ही नहीं है कि ये हुआ है, ठीक है। तो वो क्या हो रहा है, वो डिनाई कर रहा है, ठीक है, मना कर रहा है कि नहीं ये नहीं हो सकता, ठीक है। ये हमारे पास ग्रीफ की स्टेजेस आती हैं, मैं कंप्लीट आपको बता देती हूँ। आप यहाँ पे देखिए हमारे पास 5 स्टेजेस हैं। सबसे पहले हम डिनाई करेंगे, ठीक है, कि नो ये नहीं हो सकता। देन
फिर हम गुस्सा करेंगे, ठीक है, कि नहीं ये कैसे हो गया, नहीं 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 ये नहीं हो सकता, वो डिनाई करके साथ और गुस्सा भी कर रहा है कि शिट ये कैसे हो गया, ये नहीं होता तो मैं ऐसे करता, ये किसकी रिस्पॉन्स किसकी वजह से हुआ, ये है ऐसा है, वो गुस्सा करेंगे, ठीक है। देन बार्गेनिंग, बार्गेनिंग किससे, ठीक है, कोई भी हर एक इंडिविजुअल एट लास्ट सुपर नेचुरल पावर के ऊपर बिलीव करता है और उसके आगे जाके फिर बार्गेनिंग करेंगे, ठीक है, कि प्लीज़ गॉड इस चीज़ को सेव कर दीजिए या इस चीज़ को सही कर दीजिए, ठीक है, मैं बार्गेनिंग करेंगे, ठीक है, और मैं आपको ये करूँगा, मैं ये ऐसा कर दूँगा, ये कर दूँगा, आप प्लीज़ इसको ठीक कर दीजिए, उस तरीके से हम बार्गेनिंग करते हैं। देन जब हमें पता है कि अब ये कुछ नहीं हो रहा, फिर हम एक डिप्रेशन फेज़ में चले जाएंगे, ठीक है, तो डिप्रेस्ड हैं, ना किसी से बात कर पा रहे हैं, कुछ नहीं, डिप्रेस्ड फेज़ में चले गए, ठीक है। उसके बाद एट लास्ट हमें चीज़ों को एक्सेप्ट करना पड़ता है कि यही है, यही लाइफ का प्रोसेस है, चीज़ें आती हैं जाएंगी, ठीक है, तो वो एक्सेप्टेंस है। एक्सेप्टेंस तक अगर कोई आ गया तो वो अपनी लाइफ साइकिल को दोबारा मीन्स अच्छे से कंटिन्यू करेगा। फिर लाइफ में कभी कुछ चीज़ें चलते हैं तो दोबारा ऐसे साइकिल में एक इंडिविजुअल आता है। हर एक इंडिविजुअल की लाइफ में कुछ ना कुछ ग्रीफ आएगा तो इस तरीके से उसकी साइकिल कंटिन्यू करेगा, ठीक है। कुछ इंडिविजुअल्स जो किसी ना किसी स्टेज के साथ स्टक कर जाते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम जो इंडिविजुअल्स जो हैं वो या तो डिनाई की स्टेज पे स्टक कर जाते हैं, ठीक है, या डिप्रेशन में चले जाते हैं। और जो हेल्दी इंडिविजुअल्स हैं विद द हेल्प ऑफ फैमिली सपोर्ट, प्रॉपर सपोर्ट सिस्टम के थ्रू वो एक्सेप्टेंस तक इन चीज़ों को एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 टीस्पून्स इज इक्विवेलेंट टू हाउ मेनी मिलीलीटर्स। हमारे पास टीस्पून है, ठीक है, तो ये जो हमारे पास टीस्पून है 5 टीस्पून की बात कर रहे हैं तो उसमें कितना मिलीलीटर आएगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको पहले 1 टीस्पून का भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शंस देख लीजिए 30 ml, 25 ml, 50 ml एंड 22 ml, ठीक है। तो उसका जो राइट आंसर दैट इज 25 ml, जस्ट बिकॉज क्योंकि जो 1 टीस्पून हमारे पास होता है उसमें 5 ml आता है, ठीक है। और अगर हमारे पास 5 टीस्पून होंगे तो 5 5 ज़ा 25, ठीक है, तो कितने ml उसमें आएगा 25 ml, ठीक है। नॉलेज के लिए मैं एक चीज़ और इसमें आपको बता दूं कि हमारे पास 1 टीस्पून हुआ 1 टीस्पून 5 ml, ठीक है, और एक हमारे पास टेबल स्पून होता है, ठीक है, टेबल स्पून हमारे पास एक होगा उसमें 15 ml आता है, ठीक है। टी स्पून जो छोटे वाला जो स्पून हम यूज़ करते हैं अपने घरों में, टेबल स्पून वो बड़ा, जैसे वो थोड़ा बड़े वाला जैसे सर्विंग स्पून टाइप में होता है तो थोड़ा बड़ा होगा, वो 15 ml का होता है, ठीक है। कभी किसी जगह पे ऐसे भी क्वेश्चन पूछते हैं हमारे पास कि 1 टीस्पून या 1 टेबल स्पून इज इक्विवेलेंट टू 3 टीस्पून, ठीक है, क्योंकि 5 3 15, तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। एट द टॉप ऑफ मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड, ठीक है, मैस्लो हायरार्की जो है वो मैस्लो की थ्योरी थी, थ्योरी ऑफ नीड्स ऑफ हायरार्की, उसमें बताया गया था, ठीक है। जो इंडिविजुअल्स की नीड्स होती हैं उनको एक हायरार्की मैनर में जो है वो उसमें सेट किया गया था, ठीक है। तो ये पूछ रहे हैं कि टॉप मोस्ट लेवल पर मैस्लो के अकॉर्डिंग टॉप मोस्ट लेवल पे जो नीड है एक इंडिविजुअल की ऑन द बेसिस ऑफ हायरार्की, जो टॉप मोस्ट लेवल पे जो नीड है वो क्या है। लव एंड बिलोंगिंग, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, सेल्फ एस्टीम एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो जो टॉप मोस्ट लेवल पर था दैट इज़ द सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में बताऊंगी। सबसे पहले जो हमारे पास आती है दैट इज़ द फिजियोलॉजिकल नीड, सबका होता है। बेसिक से बेसिक पर्सन जो इस लाइफ में जो सर्वाइव करना है उसके लिए उसको चीज़ें चाहिए, ठीक है। फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, एयर, वाटर। एयर वाटर तो चलो फिर भी मिल रहा है, फूड, शेल्टर, क्लोथिंग ये सब चीज़ें चाहिए, ठीक है। तो ये फिजियोलॉजिकल नीड है और बेसिक नीड है, ठीक है। बहुत सारे लोग इसके लिए फाइट करते हैं। आफ्टर दैट सेफ्टी नीड्स, पर्सनल सिक्योरिटी चाहिए, ठीक है, उसके लिए उसको एम्प्लॉयमेंट चाहिए, जॉब चाहिए, थोड़ा सा पैसा आना चाहिए, ठीक है, ताकि वो उसके कुछ रिसोर्सेज परचेज कर सके, थोड़ा उसका प्रॉपर्टी होना चाहिए, कुछ उसका पैसा, उसकी हेल्थ, वो सब चीज़ों को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। तो वो सेफ्टी नीड हो गई। जब किसी के पास ये सब चीज़ें हैं, सेफ फील कर रहा है, देन लव एंड बिलोंगिंगनेस। जब किसी के पास ये सब चीज़ें हैं तो उसको लाइफ में क्या चाहिए, कोई फैमिली चाहिए, ठीक है, उसको फैमिली होना चाहिए जिनसे वो कनेक्ट कर सके, बात कर सके, अच्छा फील कर सके, तो उसको फैमिली, लव एंड बिलोंगिंग इंडिविजुअल्स चाहिए अपने पास। जब किसी के पास ये चीज़ें भी आ जाएंगी, नेक्स्ट इज द एस्टीम। एस्टीम में क्या है, आफ्टर अचीविंग ऑल दीज गोल्स पर्सन वॉन्ट्स टू गेन रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट फ्रॉम द सोसाइटी, सेल्फ एस्टीम, स्टेटस चाहिए, ही वॉन्ट टू रिकोगनाइज कि लोग मुझे जाने, मेरे नाम से जाने, ठीक है, तो वो सब चीज़ें उनको चाहिए। देन आफ्टर दिस एस्टीम, जब कोई इसको भी अचीव कर लेगा, देन एट लास्ट सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ठीक है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इज द लास्ट स्टेज
जब एक इंडिविजुअल को जो भी चीज़ उसको चाहिए थी, जो भी उसकी डिज़ायर्स हैं वो फुलफिल हो चुकी हैं, दैट इज़ अ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। जो उसको चाहिए था वो मिल गया, देन दैट इज़ अ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। अब इट डिपेंड अपॉन द पर्सन कि वो कौन सी जो यहाँ पर जो स्टेज है जो हायरार्की के अकॉर्डिंग किसके ऊपर स्टक कर चुका है, ठीक है। ज़्यादा उसकी फिजियोलॉजिकल नीड्स ही फुलफिल नहीं हो तो लोग उसी के आगे पीछे घूमेंगे। अगर किसी का स्टेप बाय स्टेप जो है वो अबव डायरेक्शन में प्रोसीड भी करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन इवेल्युएटिंग फ्लूइड लॉस इन अ बर्डन, जो पेशेंट है हमारे पास, बर्न क्लाइंट आता है अगर हम आपके पास, ठीक है। तो अगर हम उसको इवेल्युएट करना है कि उसका फ्लूइड लॉस कितना हुआ है, ठीक है, द नर्स अंडरस्टैंड दैट द रिलेशनशिप बिटवीन द सरफेस एरिया, ठीक है, जो हमारे पास टोटल बॉडी सरफेस एरिया होता है उसका रिलेशनशिप फ्लूइड लॉस के साथ कैसा है, ठीक है। रिलेशनशिप हमारे पास कैसा होता है, या तो हमारे पास डायरेक्ट रिलेशन है कि जितना जो है वो टोटल बॉडी सरफेस एरिया बर्न हुआ है उतना ही जो है वो ज़्यादा जो है वो बॉडी से फ्लूइड लॉस होगा, ठीक है। या इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है कि अगर टोटल बॉडी सरफेस एरिया ज़्यादा बर्न हुआ है तो फ्लूइड लॉस कम होगा, या कोई रिलेशन नहीं है, या इक्वल कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, जो ऑप्शंस हैं दैट इज़ द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, देन इन्वर्सली रिलेटेड है, और हमारे पास अनरिलेटेड एंड इक्वल। तो यहाँ पर जो रिलेशन एस्टैब्लिश होता है दैट इज़ द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। जितना ज़्यादा बॉडी सरफेस एरिया बर्न होगा उतना ही बॉडी से फ्लूइड लॉस होता है, ठीक है। थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं। यहाँ पर आप देख लीजिए, अगर हमें बॉडी सरफेस एरिया को कैलकुलेट करना होता है तो हमारे पास रूल ऑफ 9 के थ्रू हम चेक करते हैं, ठीक है। एडल्ट का डिफरेंट है हमारे पास और चाइल्ड का डिफरेंट है, ठीक है। तो ये हेड के लिए 9% है, आर्म्स के लिए भी 9% है पूरा कंप्लीट, ठीक है। और लेग्स के लिए 18 है, ठीक है। और चेस्ट का जो फ्रंट से है हमारे पास दैट इज़ 18, और बैक साइड से भी ये 18 आ जाता है, और पेरिनियम रीजन पर 1%, तो टोटली फिर 100% हो जाता है। वैसे बच्चे के लिए यहाँ पर जो है वो हेड का जो है वो हमारे पास 18%, फ्रंट एंड बैक वो अलग से 18% का है, ठीक है। और राइट आर्म और लेफ्ट आर्म ये 9 है, पेरिनियम जो है वो हमारे पास 1%, एंड राइट और लेफ्ट लेग का 13.5 है, ठीक है। तो ये इनका है, आप इसको याद रख सकते हैं। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं कि आपको कोई एरिया स्पेसिफिक बताया होता है, फिर आपको कैलकुलेट करना है कि कितना टोटल बॉडी सरफेस एरिया बर्न हुआ है, ठीक है। देन ये हमारे पास है कि पार्कलैंड फार्मूला हम यूज़ करते हैं, इसके ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं, पार्कलैंड फार्मूला, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो हम इस फार्मूला की हेल्प से जो है वो हम आइडेंटिफाई करेंगे कि उसको कितना फ्लूइड जो है वो पेशेंट को जो है वो हमें देना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, 4 ml इंटू टोटल बॉडी सरफेस से जितना भी बर्न हुआ होगा मल्टीप्लाई बाय बॉडी वेट, ठीक है। तो जो भी हमारे पास आएगा उसमें फ्लूइड में, तो वो जो फ्लूइड होगा उसका हम हाफ कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास 20 आया, जस्ट एन एग्जाम्पल, ठीक है, 20 आया तो इसका जो हाफ होगा दैट इज़ द 10। तो जो 10 ml फ्लूइड होता है वो हम फर्स्ट 8 आवर्स में दे देंगे, ठीक है, फास्ट करके। नेक्स्ट जो बचता है हमारे पास 10 उसको हम नेक्स्ट 16 आवर्स में देंगे, ठीक है। तो ये है, और रूल ऑफ 9 है, और ये पाम से भी हम कैलकुलेट करते हैं। पाम का जो होता है, ये पाम जो होता है वो अप्रॉक्सीमेटली 1% टोटल बॉडी सरफेस एरिया जो है वो कवर करता है, ठीक है। तो एक रूल ऑफ 9 होता है कि हमारे पास पाम से होता है, ठीक है, पाम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एंड नॉन इन्वेजिव टेस्ट दैट डिटरमाइंस द ऑक्सीजन सैचुरेशन ऑफ द पेशेंट्स हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो एक नॉन इन्वेजिव टेस्ट के बारे में आपने बताना है जो ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल के बारे में बता सकता है, ठीक है। तो वो हमारे पास एलिन टेस्ट, एबीजी एनालिसिस, एचबी टेस्ट एंड पल्स ऑक्सीमेट्री, ठीक है। तो एलन टेस्ट मैंने पहले भी आपको बताया था, ठीक है, मैं आपको बता दूंगी आगे भी दोबारा से इसको। एबीजी एनालिसिस में हमारे पास क्या होता है, आर्टेरियल ब्लड गैस एनालिसिस हम करते हैं, जिसमें जो हमें चेक करना है कि ब्लड में हमारे पास ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और ब्लड का पीएच कितना है, ठीक है, वो चेक करने के लिए एचबी टेस्ट हम चेक करते हैं। हीमोग्लोबिन के लिए पल्स ऑक्सीमेट्री जो है वो हम यूज़ करते हैं इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई द ऑक्सीजन सैचुरेशन ऑफ द पेशेंट। अभी एलन टेस्ट क्या था मैं आपको दिखा देती हूँ, ये मैंने पहले भी किया था। इस क्वेश्चन का जो आंसर है दैट इज़ द पल्स ऑक्सीमेट्री, सबने देखा होगा, ठीक है। एलन टेस्ट में हम क्या करते हैं, जैसे हमारे पास जैसे ये पर्सन का हैंड है, इस साइड से अल्नर आर्टरी होती है लिटिल फिंगर की साइड से, और थंब वाली साइड से हमारे पास रेडियल आर्टरी होती है, ठीक है। तो हम इसको ऐसे प्रेस करेंगे, ठीक है, क्लिंच्ड, ठीक है, दोनों को बैलेंस करके क्लिंच कर देंगे बिल्कुल। फिर अगर हम एक साइड से छोड़ते हैं तो हम देखेंगे कितना जो है वो ब्लड सप्लाई हो रही है अच्छे से, ठीक है। फिर हम इसको करेंगे तो उसका चेक करते हैं, ठीक है। तो वो अगर किसी का होता है कि रेडियल आर्टरी जो है वो ऑक्लूड हो चुकी है, ठीक है, तो वो वहाँ से ब्लड सप्लाई नहीं होगा, तो वो चेक करने के लिए हम इस टेस्ट को करते हैं, दैट इज़ द एलन टेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ चाइल्ड इज ऑन इंट्रावेनस फ्लूइड थेरेपी, बच्चा जो है वो इंट्रावेनस फ्लूइड थेरेपी पर है, ठीक है,
और यहाँ पर कुछ साइंस जो सिम्टम्स जो हैं वो सजेस्ट किए गए हैं, और हमें यहाँ से देखना है कि कौन सा ऐसा जो सिम्टम है वो सजेस्ट करता है कि फ्लूइड ओवरलोड हो रहा है, ठीक है। वर्सनिंग डिस्निया, हाई ग्रेड फीवर, नोजिया एंड वॉमिटिंग, सनकनाइज, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, द राइट आंसर इज द डिस्निया। वर्स डिस्निया अगर किसी को हो जाता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ वर्स हो रहा है, तो ये भी एक साइन है फ्लूइड ओवरलोड होने का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कीगल एक्सरसाइज, बहुत टाइम सुना होगा आपने कीगल एक्सरसाइज के बारे में। इज डन टू फॉर व्हाट, प्रिवेंट यूरिनरी इन्फेक्शन, स्ट्रेंथनिंग ब्लैडर, प्रमोट फ्लूइड इनटेक एंड असिस्ट इन टॉयलेटिंग। तो यहाँ पर क्या है, ब्लैडर को स्ट्रेंथन करने के लिए, उसकी मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो हम कीगल एक्सरसाइज करते हैं, यूजुअली जो है वो प्रेगनेंसी के बाद, जैसे पोस्टम जो टाइम पीरियड होता है पोस्टपार्टम का, तो उस टाइम पर जो है वो हम मदर को ये कहेंगे कीगल एक्सरसाइज करने के लिए, ठीक है। तो पोस्टम में ये करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कीगल एक्सरसाइज, और भी जो है वो जो वुमेन्स जिनको लगता है कि उनका पैल्विक फ्लोर मसल्स जो है वो वीक है, उनको स्ट्रॉन्ग करने के लिए वो कीगल एक्सरसाइज कर सकते हैं, ठीक है। किस तरीके से करेंगे, पहले हमें अपनी पैल्विक फ्लोर मसल्स को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। आफ्टर दैट जो है वो हमें स्क्वीज़ करना है अपना जो मसल्स हैं, पैल्विक फ्लोर मसल्स हैं, उनको स्क्वीज़ करना और रिलैक्स करना है, इन मसल्स को 10 टाइम्स करना है, ठीक है। अभी कैसे करना है, जब हम स्क्वीज़ करेंगे तो हमें उसको होल्ड करके रखना है, जैसे स्क्वीज़ किया मसल्स को 10 सेकेंड्स के लिए उनको स्क्वीज़ करके रखो, ठीक है। और फिर उसको जो है वो एक साइकिल जो है वो हमें इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगी हमारी, ठीक है। जैसे हमने स्क्वीज़ किया 10 to 12 सेकेंड्स के लिए हम उसको होल्ड किया, ठीक है, फिर हम उसको रिलीज़ कर देंगे, फिर नेक्स्ट टाइम दोबारा करेंगे। जब 2 साइकिल ऐसे करेंगे तो उसको हमें जो है वो एटलीस्ट बीच में 5 सेकेंड्स का उसमें रेस्ट लेना है हर एक साइकिल के बीच में, ठीक है। तो ये हमें 3 टाइम्स करना है, रिपीट द साइकिल्स 3 टाइम्स, और ऐसे ही हम इसको ज़्यादा टाइम तक कर सकते हैं, ठीक है। इंक्रीज ग्रेजुअली टू 6 to 10 साइकिल्स एज योर मसल स्ट्रेंथन, जैसे से होगा तो हम इसको इंक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑल द फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ सीवियर डिहाइड्रेशन। सब जो हैं यहाँ पर जो फीचर्स हैं वो सीवियर डिहाइड्रेशन के हैं, कोई एक नहीं है, वो हमें बताना है। डिलेड कैपिलरी रिफिल, सनकन फॉन्टनेस, अल्टर्ड मेंटल स्टेटस एंड ड्राई ओरल म्यूकोजा। तो यहाँ पर जो है जो अल्टर्ड मेंटल स्टेटस है वो जो है वो सीवियर डिहाइड्रेशन का फीचर नहीं है, बाकी सभी हैं, ठीक है। और भी आप इसमें जो है वो ऐड कर सकते हैं, जैसे थर्स्ट, फटीग, मसल क्रैम्प, ठीक, कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन, हीट स्ट्रोक, ड्राई माउथ, ठीक है। तो ये सब जो है वो और भी हमारे पास सिम्टम्स है डिहाइड्रेशन के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्क्स पॉपुलेशन डे, वर्ड्स, सॉरी यहाँ पर जो है वो वर्ड्स आएगा, ठीक है। वर्ड का जो पॉपुलेशन जो डे है वो हम कब सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। तो वर्ड का जो पॉपुलेशन डे है वो हम कब सेलिब्रेट करेंगे, जुलाई 11, मार्च 8, अप्रैल 7 एंड दिसंबर 15, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, जैसे हमारे पास दिसंबर 15 है, तो ये जो है वो इंटरनेशनल टी डे की फॉर्म में हम इसको सेलिब्रेट करते हैं, इंटरनेशनल टी डे, ठीक है। तो ये इंटरनेशनल टी डे है। और अप्रैल 7 जो हमारे पास है, ये हमारे पास वर्ल्ड हेल्थ डे है, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ डे। और मार्च 8 जो है ये हमारे पास इंटरनेशनल वुमेंस डे है, इंटरनेशनल वुमेंस डे। तो हमारे पास क्या रिमेनिंग बचा, जुलाई 11, दिस इज वी यूज टू सेलिब्रेट इट एज अ वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेम द फिश यूज टू ईट द लार्वा ऑफ मॉस्किटो अंडर मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम, ठीक है। अगर आप लोगों को पता हो, मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम में जो है वो हम एक चीज़ इंक्लूड करते हैं, जैसे हमें पता है कि जो है वो इन केस ऑफ जैसे रेनी सीजन का टाइम पे जो है जो भी जहाँ पर भी वाटर जो है वो इकट्ठा हो जाता है, ठीक है, तो उस वाटर पर जो है वो मॉस्किटो अपना लार्वा जो है वो वहाँ पर डिपॉजिट हो जाता है, ठीक है। तो वहाँ से और जो है वो मॉस्किटो निकलेंगे और वो अपना जो है वो मलेरिया का और ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेडिंग होगा, ठीक है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए जो लार्वा यहाँ पर जो मॉस्किटो को हैं उस पानी में, उसको कंट्रोल करने के लिए जो है वो एक फ़िश को उसमें डाल देते हैं, ठीक है। कोई भी फ़िश यहाँ पर मेंशन किए गए हैं कुछ एक नाम, इनमें से कोई एक ऐसी फ़िश है जिसको उसमें डालते हैं वो, ठीक है। और वो फ़िश जो है जो मॉस्किटो के जो लार्वास हैं उनको खा जाएगी, ठीक है। जब खा जाएगी तो मैक्सिमम जो वहाँ पर जो लार्वास थे वो कम हो जाएंगे, तो और मॉस्किटो वहाँ से नहीं बनेंगे, ठीक है। तो मॉस्किटो का कंट्रोल हो जाएगा वहाँ से। तो वो ऐसी कौन सी जो फिश है विच इज़ यूज एज टू ईट द लार्वा ऑफ द मॉस्किटो, ठीक है। स्टार फिश, ट्यूना, सालमोन और गैम्बूशिया। तो द राइट आंसर इज द गैम्बूशिया।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, WHO रिकमेंडेड विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर मैनेजमेंट ऑफ डायरिया। तो WHO ने डायरिया के मैनेजमेंट के लिए क्या जो है वो रिकमेंड किया है, इलेक्ट्रोलाइट, ORS प्लस जिंक, राइस वाटर एंड शुगर सॉल्टेड वाटर। तो यहाँ पर ORS और जिंक जो है वो हमें देना चाहिए। जब भी इंडिविजुअल को डायरिया होता है तो ORS सब देते हैं, बट जिंक जो है वो हमें इसमें देना चाहिए, एटलीस्ट फॉर 14 डेज के लिए तो देना चाहिए, ठीक है। इसका जो है वो डिफरेंट एज ग्रुप के अकॉर्डिंग जो है वो डिफरेंट जो इसका डोजेस हैं वो डिफरेंट, तो आप इसको यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेंसेस इज एन एक्सरसाइज कैरिड आउट इन अ ईयर, ठीक है। तो कोई कहते हैं ना कि क्या सेंसेस हैं, ठीक है, तो ये कौन से टाइम के सेंसेस हैं, ठीक है। तो मीन्स जो ओवरऑल जो कैलकुलेट करते हैं वेरियस रेट्स को, चाहे वो मॉर्टेलिटी है, बर्थ रेट है, डेथ रेट है, ठीक है, जो जितने भी रेट्स हैं उन सबको कैलकुलेट करने के लिए जो है वो हम सेंसेस को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो सेंसेस इज एन एक्सरसाइज कैरिड आउट इन अ एवरी, कितने टाइम के बाद इसको करते हैं, 5 ईयर्स, 10 ईयर्स, 15 ईयर्स, 20 ईयर्स। तो ये होता है हमारे पास एवरी 10 ईयर्स, ठीक है। तो हर एक 10 ईयर्स में जो है वो पूरा सेंसस को कैलकुलेट किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, फुल फॉर्म ऑफ MTC इज मैक्सिमम ट्रीटमेंट कॉर्नर, माल फॉर्मेशन ट्रीटमेंट सेंटर, माल न्यूट्रिशन ट्रीटमेंट सेंटर एंड नन ऑफ द अबव। तो इसका जो राइट आंसर दैट इज द माल न्यूट्रिशन ट्रीटमेंट सेंटर, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट माय टुडेज लेक्चर। तो आज जो हमने क्वेश्चंस किए, आई होप आपको समझ में आया होगा, इनका डिस्क्रिप्शन और ऐसे ही और लेक्चर्स को सुनने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, राधा कृष्ण नर्सिंग एकेडमी। और वीडियोस को जितना हो सके उतना लाइक एंड शेयर करें, ठीक है, ताकि आपके जो फ्रेंड्स हैं और जो स्टूडेंट्स हैं उनकी भी हेल्प हो सके। और जो भी और आपके डाउट्स हैं वो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। मैं कोशिश करूँगी कि उनको मैं अपने वीडियो लेक्चर्स में उन चीज़ों को ऐड करूँ, सो दैट कि वो आपको जो टॉपिक्स हैं वो आपका क्लियर हो सके, ठीक है। एक चीज़ जो और थी जो मुझे इसमें आपको एक्सप्लेन करना था, जहाँ पे हमने किया था कि जो बॉडी सरफेस एरिया जो बर्न का था, ठीक है। तो बर्न के केसेस में मैं आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता देती हूँ यहाँ पर। बर्न में सबको पता है कि बर्न में क्या होता है, हमारे पास फ्लूइड लॉस होगा तो हाइपोवॉलेमिक शॉक होता है, ठीक है, हाइपोवॉलेमिक शॉक होता है। बट कभी होता है कुछ स्टूडेंट्स जिनके माइंड में क्वेश्चन है कि हाइपोवॉलेमिक शॉक कैसे हुआ, फ्लूइड लॉस कैसे होता है। तो उसके वेरियस रीजंस हमारे पास होते हैं, जैसे कि एक हमारे पास रीज़न बनता है कैपिलरी लीक, ठीक है, कैपिलरी लीक है, ठीक है। आपको पता है हमारे पास जैसे आर्टरीज होती हैं, देन आर्टरियोज, देन कैपिलरीज आता है, ठीक है। तो वो जो है वो नेटवर्क होता है जिसके थ्रू जो है वो ब्लड हमारे सेल्स तक जाता है और चीज़ों को सप्लाई करता है, ठीक है। तो अभी वो जब सरफेस से जो स्किन का बर्न हुआ, सेकेंड थर्ड डिग्री तक जब स्किन का बर्न हो रहा है, तो हमारा वो कैपिलरीज का भी जो वहाँ पर डैमेज हो चुका है, ठीक है। अभी कैपिलरीज जो है वो उनका बर्न हो गया, कैपिलरीज जो है वो वहाँ पर डैमेज हो गई, तो उनका जो ब्लड जो वहाँ पर जो सेल्स में जाना था, वो जो ब्लड है, जो प्लाज्मा है, वो लीक होना स्टार्ट हो जाता है। दैट इज़ हम इसको टर्म यूज़ करते हैं कैपिलरी लीक, ठीक है। तो वो सराउंडिंग के टिश्यूज़ में जाना शुरू हो जाता है, तो हमारे ब्लड वेसल्स में तो नहीं रहा, तो वो हाइपोवॉलीमिया वहाँ पर होता है। नेक्स्ट है हमारे पास इवेपोरेशन रीजन जो बनता है, ठीक है। इवेपोरेशन, इवेपोरेशन कैसे, जो बर्न स्किन होगी अभी वो वाटर को रिटेन नहीं कर सकती, ठीक है। तो जो फ्लूइड है वो इवेपोरेट हो जाएगा फ्रॉम द बर्न सरफेस, ठीक है। और हमारे पास क्या होता है, एडीमा इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन। एडीमा में हमारे पास क्या होता है, जैसे हमारे पास टिश्यू एडीमा होना स्टार्ट हो जाता है, डेवलप्स क्विकली आफ्टर द बर्न, ठीक है। और वो कंटिन्यूस करेगा, जो धीरे 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 वो कंटिन्यू करते रहता है, ठीक है। तो उसका इसीलिए जो है वो हाइपोवॉलेमिक कंडीशन अराइज होती है और हमें इसमें जो है वो फ्लूइड जो है वो पेशेंट की बॉडी में जो है वो इन्फ्यूज़ करना पड़ता है, ठीक है।